जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स का एक महासंग्राम। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यार आज के बाद आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जी हां, अब होगा फिजिक्स में सबसे बड़ा धमाका। यानी आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो फिजिक्स का ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया हूं जो कि आपका फिजिक्स का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में यार हम लोग क्या क्या देखेंगे वो सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। हमारे पास ये रहा 2024 का एक क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 12th फिजिक्स का है और इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। तो बिल्कुल ये लॉन्ग और मैराथन वीडियो आपके लिए होगा, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आया हूं। देखिए सबसे पहले आपको मैं आज के इस वीडियो में पूरी किताब से, जी हां पूरी किताब से 50 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो कि आपको 2024 में इन 50 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को पेपर में नहीं मिलेंगे, यानी इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो डेरिवेशन की बात करें, क्योंकि आपको डेरिवेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 50 के अंदर ही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। भैया आप लोग कहते हैं कि भैया हमें फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव पर तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नहीं है, हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, तो वो सब कुछ आप लोग धैर्य के साथ बन रहिएगा। आज के इस सेशन में हम लोग पूरी किताब से सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में, जी हाँ इसी वीडियो में आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आपका डर खत्म कर देगा। तो हमारा क्या क्या हुआ, 50 टॉपिक हो गए इस वीडियो में, और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात भैया, आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल के बिना तो आप फिजिक्स में कुछ कर नहीं पाते, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के पूरी किताब से सभी महत्वपूर्ण सूत्र, जी हां जिससे कि आप लोग न्यूमेरिकल को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आज के इस सेशन में आपको पूरी किताब से जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हमारे यहां पर स्थिर विद्युत की विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश की द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो इतने आपको यहां पर पूरे यूनिट में आपके सामने लेकर आया हूं और यही आपका 2024 का पूरा पाठ्यक्रम है। और इन सारे चैप्टर से आपको बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण फार्मूले, जितने आपको फार्मूले पढ़ने हैं। जी हां, इसके अलावा आपको सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में यहां पर कराने वाला हूं, यानी कि आपको न्यूमेरिकल का टेंशन भी खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में। तो समझ सकते हैं कि वीडियो आपका बहुत ही लॉन्ग होगा, तो आप लोग बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, आराम से आपको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल की तैयारी भी हो जाएगी, तो एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल में आपको हल सहित देखिए सारी चीज़ें बताता हूँ। तो न्यूमेरिकल हल करने का तरीका भी आपको पता चलने वाला है, इससे आपका काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि आज के इस वीडियो में आपकी काफी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए आपको यहां पर अब ज्यादा वीडियो को हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, तो अब आप कह सकते हैं कि ये एक महासंग्राम वीडियो होने वाला है। देखिए शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपसे यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इतनी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए मैं हरदम खड़ा हूं, सारी चीजें आपको लाऊंगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 भैया। जी हां, आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग इतना जरूर कर देंगे, 1000 लाइक टारगेट है। अगर आप 1000 कंप्लीट करा देते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो अब लाने वाला हूं, इसी प्रकार से लॉन्ग मैराथन वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूं फार्मूले से ही, ठीक है, यानी कि पूरी किताब से पहले आपको मैं बता देता हूं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अब देखिए इनको क्या करना है, आप लोग इनको यार लिखते जाइए। मैंने कहा ना आपको कॉपी लेकर बैठ जाना है और उस कॉपी में आपको लिखते जाना है, क्योंकि इस जो मैं आपको ये जो सूत्र बता रहा हूँ, इन सूत्रों से भैया आपको न्यूमेरिकल बनेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना। ये मैं दोस्तों गारंटी के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सारी चीज़ें लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहले चैप्टर से आपको कितने न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो पहला आपको तैयार करना है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम तो आप जानते हैं, डेरिवेशन भी है और यही आपका फॉर्मूला। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 और Q2 क्या है, ये दो बिंदु आवेश होते हैं। तो कूलाम का नियम का फॉर्मूला आपके सामने है। इसके बाद यहां पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होता है E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। एक एक फार्मूले को आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि मैं पढ़ता जाता हूं तो आप लिखते जाएंगे, इससे आपको तैयार भी होता जाएगा और यही तैयारी करने का एक रूल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका अगला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। नेक्स्ट दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये होता है P बराबर 2Q इंटू L। ठीक है, या आप इसे Q इंटू 2L भी लिख सकते हैं। ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि P से डिनोट करते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति के लिए है और एक आपका निरक्षीय स्थिति के लिए भी होता है। तो देखिए अक्षीय स्थिति में जो होता है आपका, ये होता है E इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हो गया अक्षीय स्थिति के लिए, ध्यान दीजिएगा। इनका एक फुल डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, यानी अक्षीय और निरक्षीय किसी एक का करने के लिए। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, देखिए ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। जो अक्षीय स्थिति है इसमें 2P है और निरक्षीय स्थिति में आपका ओनली P है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अगला जो फॉर्मूला है वो है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये होता है टाउ बराबर, ये क्या दोस्तों, टाउ है। तो टाउ बराबर होता है P साइन थीटा। सारे फार्मूले तैयार कर लेना, इनसे न्यूमेरिकल आपके आते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले फार्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि तैयारी जो होगी ना वो बेसिक से होगी। मैंने आपसे कहा है, वादा किया था कि मैं आपके लिए जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं करी है उनके लिए भी मैं आपको जो है यहाँ पर 65 प्लस 70 में 65 प्लस दिलाऊंगा। 100% मेरी गारंटी है, बस आपको साथ देना है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है गॉस की प्रमेय। तो देखिए इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस की प्रमेय। अगला है आपका आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए सिग्मा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सेकंड चैप्टर। तो हर एक चैप्टर से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। दूसरा है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव तथा धारिता से भैया आपका यहाँ पर है पहला वैद्युत विभव। ये होता है V बराबर W अपॉन Q नॉट। देखिए Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश होता है। W जो है वो आपका कार्य है, वर्क। ठीक है, और V आपका विभव। तो ये हो गया आपका यहाँ पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव देखिए V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसके बाद है द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। अभी तक हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखा था, यहाँ पर तीव्रता के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं विभव के लिए। तो विभव के लिए दोस्तों होता है आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। तो तीसरा चैप्टर है देखिए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा से आपको यहाँ पर पहला तैयार करना है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये देखिए क्या होता है, J बराबर आपका धारा घनत्व होता है, जैसे डिनोट करते हैं इसे। तो ये होता है J बराबर I अपॉन A। अगर यहाँ पर बात करें कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो ये होता है J बराबर NEVD। VD आपका क्या होता है, ये अनुगमन वेग, जिसे आप लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर मनली आपको धारा घनत्व का फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हैं J बराबर I अपॉन A। इसके बाद देखिए गतिशीलता आपका म्यू बराबर VD अपॉन E। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध।
तो देखिए विशिष्ट चालकत्व धारा घनत्व में J बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है। तो ये होता है आपका विशिष्ट चालकता का, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के लिए 3 फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पर इनसे क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें निकालने के लिए हमारे ये काम में आते हैं। जैसे I बराबर Q अपॉन टी, या इसी को आप लिख सकते हैं I बराबर NE अपॉन टी, क्योंकि Q जो है क्वांटमीकरण सिद्धांत आप जब पढ़ेंगे तो Q बराबर NE होता है, तो Q की जगह पर NE हो गया। या इसी को आप लिख सकते हैं I बराबर NEAVD, तो ये आपका हो जाता है। तो जिस रूप में आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वैसा ही आप लोग लिख देंगे। अगला देखिए विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में यहाँ पर संबंध देखिए ये होता है J बराबर सिग्मा इंटू ई, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। इसके बाद देखिए वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा यहाँ पर देखिए क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा के लिए आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत यहाँ पर W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। इसके बाद है V, ये आपको एक दूसरा रूप भी है, W बराबर VIT भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्ति। शक्ति के लिए यहाँ पर P बराबर, P मतलब पावर या शक्ति, W अपॉन टी, W वर्क है, T आपका क्या है टाइम है, P बराबर VI भी आप लिख सकते हैं। मतलब आपको जैसा फॉर्मूला चाहिए वैसा आप लोग उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के लिए यहाँ पर P अपॉन क्यू, ये क्या होते हैं आपके प्रतिरोध होते हैं। तो P बटे क्यू इक्वल टू R बटे यस, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जब आप प्रूव करेंगे तो उसमें आपका आता है। इसके बाद अगर आपको कोई अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्रतिरोध का मान नहीं दिया गया, उसको अगर निकालना चाहते हैं तो आप मीटर सेतु जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यस बराबर होता है 100 माइनस एल अपॉन ये होता है I, ठीक है, यहाँ पर धारा होती है। तो देखिए यहाँ पर 100 अपॉन L, L जो है ये तार की लंबाई होती है, ये भी L है, तो इसमें आप लोग L मानिएगा दोनों को, ठीक है, इंटू R, ये भी प्रतिरोध है। तो अज्ञात मतलब कि यहाँ पर S का मान निकालना है और यही आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर 3 चैप्टर के। इसके बाद चौथा चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में पहला आपका फार्मूला है बायो-सवर्ट का नियम। तो देखिए बायो-सवर्ट नियम क्या होता है इसको आप जानते हैं, ये होता है B बराबर, B आपका क्या है, ये आपका चुंबक की तीव्रता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है 10 के पावर क्या होती है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, डी एल या डेल एल भी लिख सकते हैं, डी एल मतलब अल्पांश की लंबाई होती है जो, तो डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बायो-सवर्ट नियम। इसके बाद अगर यहाँ पर एक फार्मूला आपसे पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, तो ये दोस्तों देखिए प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है और इसका मान भी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर C बराबर इसीलिए लिखा गया है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला आप बता सकते हैं C बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए अगला फार्मूला है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। ये होता है, आप लोग एक फार्मूले को देखिए, इसलिए मैं हिंदी लिख दिया हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि ये किसके लिए हमारा फार्मूला उपयोग में होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो ये होता है आपका यहाँ पर F बराबर IVL साइन थीटा, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला आपका चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर MV1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर पूरा यूनिट का फॉर्मूला इस वाले पेज में है, देखिए। तो यहाँ पर पहला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो ये होता है E यहाँ पर समानुपाती, ठीक है। यहाँ पर फैराडे का नियम भी आप पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये होगा आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो अगर आपको निकालना है तो ये होता है L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन आई, और यहाँ पर आप जानते हैं स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसके बाद है आपका समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो ये होता है L इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन
2, ठीक है, ये भी हेनरी हो जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर चौथा फार्मूला है इस चैप्टर से, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, तो ये होता है U = 1/2 Li0², ठीक है, ये आपका धारा का शिखर मान होता है। जब आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पांचवा, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अभी तक हमने स्वप्रेरण पढ़ा, अब हमारा आता है अन्योन्य प्रेरण। तो देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व यहाँ पर आपका होता है M = ब्रैकेट में μ0/2 πr² ठीक है, और इंटू में n1 × n2, ये फेरों की संख्या होती है कुंडली में, ठीक है, n। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो ये होता है IRMS = I0/√2, या इसी का होता है पूरा वैल्यू फाइनल जो है ये होता है 0.7007 I, ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर RC परिपथ, यानी कि जब आपका प्रतिरोध और संधारित्र हो श्रेणी क्रम में तब RC परिपथ बनता है, और इसकी प्रतिबाधा Z बराबर होती है √R² + XC², ठीक है, रूट के अंदर। इसके अलावा अगर आप LCR परिपथ की बात करें तो जब यहाँ पर प्रतिरोध, प्रेरकत्व यानी कुंडली और संधारित्र तीनों जब आपके जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो LCR परिपथ बनता है, और LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √ के अंदर R² प्लस √ के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट है XL - XC², ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला काफ़ी यूज में आता है आपका। परिणामान अनुपात ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो NS/NP, S का मतलब होता है आपका सेकेंडरी यानी कि दूसरी कुंडली के लिए, और P मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली के लिए। तो NS/NP = ES/EP = VS/BP = IP/IS, ठीक है, P और S आप समझ गए ना। S का मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली, और P मतलब प्राथमिक या प्राइमरी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इतना फार्मूला वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से हो गया। इसके बाद हमारा आता है 8वां चैप्टर, क्योंकि सारे फार्मूले आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको बने रहना है, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना। लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके लिखा गया, ठीक है, और अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो और भी आपके लिए मज़ेदार वीडियो आएंगे। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आपका यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर समाकलन यानी कि रेखीय समाकलन, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए। यहाँ पर है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = ये होता है Q/ε0, ठीक है, मैक्सवेल का समीकरण, जैसे आप पढ़ेंगे तो मैक्सवेल के लिए, ठीक है, ये भी बंद पृष्ठ की गॉस के प्रमेय के ही अनुसार होता है। इसके अलावा एक आपका यहाँ पर 0 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा एक आपका अगर यहाँ पर DA की जगह पर वेक्टर DL लें तो हमारे यहाँ पर हो जाता है -d∅B/dt। एक आपका यहाँ पर होता है ये देखिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL = μ0 IC + ID, ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पर C बराबर ये फार्मूला है 1/√μ0ε0, तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आप लोग जैसे मान लीजिए कभी कभी न्यूमेरिकल में इन वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है तो वहां पर हमें रखना होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और प्रकाश की चाल तो आपको पता है कि कितनी होती है, ठीक है, तो ये रही। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड बुक स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप लोग भाग 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी में देखिए आपको पहला फार्मूला है रेखीय आवर्धन, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन को हम लोग जानते हैं कि यम से डिनोट करते हैं, और यम बराबर आपका होता है I/O, ठीक है, यानी I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, तो I/O, या इसी को आप लिख सकते हैं -V/U, ठीक है, ये रेखीय आवर्धन है। इसके अलावा एक फार्मूला आपका यहाँ पर है लेंस अपवर्तन सूत्र का, तो लेंस अपवर्तन सूत्र बराबर यानी कि 1/f = ब्रैकेट में n-1 और होल आप यहाँ पर ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ठीक है, तो ये आपका लेंस अपवर्तन का सूत्र है। इसके बाद है वर्ण विक्षेपण क्षमता, जो कि आपका ओमेगा बराबर होता है θ/ यहाँ पर ΔY, यानी कि देखिए ये जो Y है ये येलो कलर के लिए है, ठीक है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण जो है ये जो ΔY का मतलब यहाँ पर क्या है, ये
पीले करंट येलो के लिए, जैसे यहाँ पर ये है वायलेट के लिए V का मतलब, R का मतलब रेड और Y का मतलब फिर से पीला, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल Y, या इसी को आप NB माइनस NR अपॉन NY माइनस N1, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा भी आपको जरूरत पड़े न्यूमेरिकल में वैसे ही रखना। बस मेरा यहाँ पर बताने का भी मतलब है कि आपको याद कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर W मतलब वाटर यानी कि जल, WNG, G मतलब कांच यानी ग्लास, तो WNG इक्वल टू ANG, A मतलब एयर, ठीक है, ANG अपॉन ANW, और यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद n बराबर एक फार्मूला होता है यानी कि अपवर्तनांक बराबर C अपॉन V, ठीक है, n बराबर C अपॉन V। यहाँ पर दूरदर्शी की लंबाई की बात करो तो ये आपका होता है F0 माइनस FE, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है 9वां चैप्टर समाप्त हो चुका है, 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में आपका आता है फ्रिंज की चौड़ाई। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है फ्रिंज की चौड़ाई का ये होता है W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इसके बाद फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई की बात करें तो ये होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज से एमबी दीप्त फ्रिंज की दूरी तो ये होता है XM, यह मतलब एमबी दीप्त फ्रिंज, ठीक है। तो M इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसके बाद है केंद्रीय फ्रिंज से एमबी अदीप्त फ्रिंज के लिए, अभी ये क्या था, दीप्त फ्रिंज के लिए था, अब जो फार्मूला है ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है XM इक्वल टू 2m माइनस 1 डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d यानी स्मॉल डी इक्वल टू, इसी को आप लिख सकते हैं m माइनस 1/2 और डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और फार्मूला है आपका यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। सारे फार्मूले मैंने लिए हैं, टाइम आज भले ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, इस वीडियो को देख लेंगे ना तो मेरी 100% गारंटी है कि ऐसा वीडियो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा जिसमें मैं इतने सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई होता है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 नंबर चैप्टर है भैया आपका यहाँ पर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो अब इस चैप्टर से देखिए कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इसमें आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है ये होता है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू h ब्रैकेट में v माइनस v नॉट। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, पहली बात तो h क्या है, h आपका प्लांक नियतांक होता है, ठीक है, h आपका क्या है, प्लांक नियतांक होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पेपर में अगर मान लीजिए इस प्रकार के h v जो है ये वैल्यू आ जाती हैं तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए न्यूमेरिकल तो आ गया, तो अब हमें वैल्यू कहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए जो पेपर होता है भैया इस पेपर के पीछे सारी वैल्यू दी रहती है, आपको परेशान नहीं होना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी प्लांक नियतांक हो गया, प्रकाश की चाल हो गई, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, एक AMU की वैल्यू हो गई, अवोगाद्रो संख्या हो गई, रिडबर्ग नियतांक हो गया, वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो सारी वैल्यू पेपर के पीछे दी रहती हैं। तो आप लोग इसीलिए कहा जाता है पेपर को अच्छे से पढ़िए तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए आप पेपर के नीचे यहाँ पर पीछे तरफ आप देख सकते हैं वैल्यू के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारी चीजें वहां पर दी रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद फोटॉन का तरंग दैर्घ्य होता है, देखिए यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू c अपॉन v इक्वल टू h अपॉन p, जैसा भी फार्मूला चाहिए आप रख सकते हैं। इसके बाद फोटॉन का संवेग p बराबर hv अपॉन c इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या फोटॉन की गतिज द्रव्यमान m बराबर h न्यू अपॉन c, ये जो भी है आपका ये होता है आवृत्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी स्क्वायर मतलब प्रकाश की चाल जो होती है इसका स्क्वायर, और या इसी को आप लिख सकते हैं h अपॉन सी लैम्डा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E के बराबर h v माइनस h v नॉट, ठीक है। तो ये 11वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 12वां चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक। तो परमाणु तथा नाभिक से आपको पहला जो तैयार करना फार्मूला वो होता है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये होता है En मतलब nवीं कक्षा के लिए, ठीक है, इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। अब यहाँ पर R क्या है भैया, तो ये होता है रिडबर्ग नियतांक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए आप पेपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे वैल्यू दी गई है। रिडबर्ग नियतांक कहाँ गया आपका, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये दिया गया रिडबर्ग नियतांक, इसका वैल्यू ये दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू दी रहती है और इसी का मान आपका -13.6 EB अपॉन n स्क्वायर होता है। नाभिक का घनत्व तो ये होता है रो इक्वल टू 3m4 पाई r नॉट क्यूब।
जहां m प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान है, जो m की मान है, ठीक है। इसके बाद 1 AMU एटॉमिक मॉस यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसका वैल्यू होता है 931 MeV, ठीक है। इसके बाद नाभिक की त्रिज्या अगर निकालना हो तो ये होता है R = R0 a के पावर 1/3, ठीक है, जहां R0 का वैल्यू क्या है 1.2 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद है आपका ये सारे फार्मूले का भैया PDF। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे तो आपको यहाँ पर भैया मिलने जा रहा है PDF। जितने भी फार्मूले आपको बताया हूँ सारे का PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूले वाला टॉपिक तो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, इतने में तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या आता है, तो देखिए फार्मूले हो गए, तो अब हम न्यूमेरिकल तो कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपकी पूरी किताब से होने वाले हैं। तो अब आप लोग यहां पर समझिएगा, 100% गारंटी, पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं है और पूरे साल की तैयारी हम लोग एक वीडियो में कराते हैं। तो ऐसे आपको 3 से 4 वीडियो अगर मिल जाते हैं तो आप लोग फिजिक्स में 100% यहां पर बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अब चलिए पूरी किताब से कुछ महत्वपूर्ण आपको नियम बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है कूलाम का नियम। देखिए परिभाषा आपको तैयार करना, अभी तक आपने फार्मूला पढ़ा है, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि कूलाम का नियम क्या होता है बेसिक परिभाषा के साथ, ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसमें आपने क्या सीखा कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास क्या है Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पर दो बिंदु हो गए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर Q1 और Q2 का गुणनफल और इनकी बीच की दूरी जो आपका R है इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो R² हो गया। तो यहाँ पर हो गया समानुपाती Q1 × Q2 और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका बटे में क्या है R², ठीक है। तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। अब जब इसको हटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, F = 1/4πε0 और Q1 × Q2/R², जहां आपका ε0 क्या है दोस्तों, तो ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस प्रकार से ये भैया आपका कूलाम का नियम, इतना ही आपको कॉपी पर लिख के आना है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है एक ओम का नियम। देखिए सारे नियम को पहले मैंने बताया कि जितने भी चाहे छोटा नियम हो चाहे बड़ा नियम हो, सारी चीज़ें A to Z आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, बस मेरे साथ बने रहना है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए ओम का नियम भी देखते हैं। ओम का नियम तो आपने क्लास 10th में भी पहले तो पढ़ लिया होगा, तो काफ़ी इजी भी है ये। तो यहाँ पर देखिए ओम का नियम जो होता है ये होता है कि इस नियम के अनुसार आपको जब कॉपी में लिखना है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आ सकता है ये। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाएं, यानी कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक अवस्थाएं, ताप जैसे कि उसका टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाया ना जाए ना ही घटाया जाए, स्थिर रखा जाए, ठीक है, नियत रखा जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये एक चालक है, इसमें I धारा प्रवाहित है और यहाँ पर दो सिरे हैं A और B, और इन दोनों सिरे के बीच जो आपका विभवांतर विभव है वो V है। तो हमारा जो V होगा वो धारा I के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर V समानुपाती I, या इसी को आप हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती नेतांक, तो V = I और यहाँ पर R जो है आपका एक नेतांक जुड़ जाएगा जिसे बोलते हैं चालक का प्रतिरोध, ठीक है, और इसका मात्रक आपका ओम होता है। तो ये होता है भैया ओम का नियम। इसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट नियम है जो कि है एम्पियर का नियम। तो देखिए एम्पियर का नियम भी समझ लीजिए क्या होता है। तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है, मतलब कि गॉस के नियम के ही बराबर होता है, ठीक है। और इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, यहाँ पर क्या रेखीय समाकलन बंद वक्र के लिए यहाँ पर V.dl वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है, जो कि यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन B.dl = μ0 × I,
ठीक है, और जहां आपका म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये आपका हो गया एम्पियर का नियम। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी नियम आपको मैं बताने वाला हूं। तो अगला नियम है दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए किरचॉफ के नियम। तो इस वीडियो में आपको सारे नियम जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग किरचॉफ के नियम। इसमें आपके दो नियम आते हैं। पहला आपका है प्रथम नियम, ठीक है, जिसे आप लोग धारा का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए पहला नियम जो कि होता है आपका धारा का नियम, ये क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो ये है आपका कि किसी विद्युत परिपथ में सभी यानी किसी भी संधि पर, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये आपका देखिए सिग्मा आई इक्वल टू 0 कह रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका एक संधि है। संधि मतलब सभी आने वाली जो धाराएं हैं इन सभी का एक मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसे आप लोग संधि बोलेंगे। और कह रहा है कि मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसमें एक और नियम होता है, जो धारा आपकी संधि से बाहर की ओर जा रही होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, और जो अंदर की ओर आ रही होती हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि धनात्मक लेते हैं। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि I1, I2, I3, I4, I5 पांचों आपके ये क्या हैं, धाराएं हैं। तो इसमें अगर I1 की बात करें तो ये देखिए इसका एरो क्या है, पॉइंट की तरफ आ रहा है। I2 भी आ रहा है, I3 भी क्या है, आ रहा है। लेकिन I4 और I5 ये बाहर की ओर एरो हैं, तो ये जा रही हैं। तो मतलब I4 और I5 क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सभी पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर आपका I4 नेगेटिव है, I5 भी नेगेटिव है, और इन सभी का योग आपका 0 होता है। ये कहता है आपका प्रथम नियम, ठीक है। तो ये होता है किरचॉफ का पहला नियम। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आता है दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं वोल्टता नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बंद पास के लिए होता है, यानी कि पास का नियम भी इसे बोलते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करता है, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसका आपको जो परिभाषा लिखना है वो है आपका कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी दोस्तों ये आपके सामने एक चित्र है। अब इस चित्र के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका यहाँ पर क्या है, I1 ये धारा है, ठीक है, जो कि इधर की ओर आ रही है, और I2 जो धारा है ये आपकी इधर जा रही है। R1 R2 ये दो प्रतिरोध आपके ऊपर हैं। इसके बाद तीसरा R3 प्रतिरोध है, और इन दोनों धाराओं का योग जो है तीसरे यहाँ पर परिपथ में I1 और I2 है, ये धारा आपकी इधर जा रही है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। यहाँ पर दो सेल लगे हैं E1 और E2, ठीक है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल हैं दोनों। अब कह रहा है इसमें कि जो आपकी विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा है और उसके जो संगत प्रतिरोध है, यानी कि जैसे I1 का संगत प्रतिरोध R1 है, यहाँ पर I2 का संगत प्रतिरोध R3 है, R2 है। इसके बाद यहाँ पर I1 और I2 का जो धारा के संगत प्रतिरोध R3 है। तो अब कह रहा है कि इन जो है संगत प्रतिरोध धाराओं का जो गुणनफल है ये आपका किसके बराबर होगा, उस पास में जो प्रवाहित विद्युत वाहक बल हैं उनके योग के बराबर होता है। तो जैसे कि अगर आप पहले वाले पास में देखिए जो कि एरो दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी में घूम के आपको इसी पहले वाले पास में आना है। तो अगर इसमें देखें तो I1 और R1 ये दोनों आपके संगत गुणनफल हो जाएंगे धारा और प्रतिरोध के। इसके बाद अगर इसमें है तो I2 और R2 ये आपका दोनों का संगत प्रतिरोध हो जाएगा धारा और गुणनफल का, यहाँ पर इनका वैल्यू। और फिर आपको देखिए ये जो एरो है ना, इधर से आ रहे हैं और फिर आप लोग इधर जा रहे हैं, और जो I है ये अपोजिट जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव चिन्ह हम ले लिए हैं, क्योंकि ये I2 है जो ये इधर जा रही है, और जो I1 है ये आपका इधर जा रही है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे का अपोजिट हो गए ना, इसलिए यहाँ पर माइनस है। इसी प्रकार से विद्युत वाहक बल भी आपके E1 जो है E2 के नेगेटिव, क्योंकि ये भी आपका इधर जा रहा है और E1 आपका इधर आ रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच भी माइनस है। तो पहले बंद पास यानी कि पहले वाले में आपका ये हो गया। दूसरे की अगर बात करें ये वाला, ठीक है, तो दूसरे बंद पास के लिए क्या होगा देखिए, तो दूसरे बंद पास में आपका धारा और प्रतिरोध क्या है I2 R2, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद ये आपका इधर जा रहा है, देखिए एरो है ना, इधर आ रहा है तो इधर जाएगा, और ये वाली जो धारा है ये भी आपकी इधर जा रही है। तो वैसे में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस चिन्ह रहेगा, जो कि प्रथम नियम
से है। तो आप देखिए दोनों की दिशा सेम है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है। और यहाँ पर आपका धारा ये हो गया I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध है R3, इसलिए यहाँ पर इनका जो है गुणनफल R3 बराबर क्या है, एक ही आपका विद्युत वाहक बल है E2। तो ये भैया दूसरे बंद पास के लिए दोनों के लिए निकल आया। ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नियम जो कि है लेंज का नियम। तो चलिए सारे नियमों को समझते हैं पहले, भले टाइम लग जाएगा लेकिन आपको तो बने रहना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप लोग बैठ जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से और एकदम आपको पूरी क्लास करके जाना है। लेंज का नियम देखिए क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा, ठीक है, कोई परिपथ है उसमें जो प्रेरित यहाँ पर वैद्युत धारा होगी अथवा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देखिए यहाँ पर आपके पास एक दंड चुंबक है और इसमें N और S दो क्या हैं, ध्रुव हैं। आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चुंबक में होते हैं ना। तो ये हो गया चुंबक। अब ये आपके पास एक कुंडली है, परिपथ है, ठीक है, इसमें धारा मापी लगा है जो कि हमें बताएगा कि कुंडली में या इस परिपथ में धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी। अब इसमें आपकी I जो है धारा प्रवाहित है जो कि इस दिशा से इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। अब जब आप लोग चुंबक को इसके पास लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, तो अब ये कैसे वर्क करता है देखिए। जब आप लोग S ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे तो जब ये S की भांति कुंडली भी काम करेगी तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण आप जानते हैं मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। आकर्षण मतलब खिंचाव होता है, अंदर की ओर ये खिंचाव करेंगे। जब ये S जो है ये चुंबक का S ध्रुव और कुंडली का N ध्रुव की भांति करेगा काम, तो यहाँ पर आकर्षण होगा। और अगर ये दोनों यहाँ पर S ध्रुव को हम लाते हैं या मान लीजिए आप लोग N ध्रुव को पास लाते हैं जो चुंबक है, और ये भी अगर N की भांति कार्य करेगा, N ध्रुव की भांति, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, जब समान ध्रुव हो जाते हैं तो वहां पर होता है प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भागेंगे। तो ये आपके यहाँ पर लेंज का नियम कहता है और ये दोस्तों फैराडे की ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये आपका लेंज का नियम है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा वैद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चलिए बायो-सवार्ट का नियम अगला नियम है। तो बायो-सवार्ट का नियम है, इसमें समझ लीजिए शॉर्ट में मैंने लिखा है, अगर आप लोग लॉन्ग तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बस समझना आपको है। देखिए ये नियम क्या कहता है कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा, एक अल्पांश की अगर बात कर रहा है, देखिए अल्पांश की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा V हो जाएगा। अगर आपका ये dV आप लिख सकते हैं, dV भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्पांश के लिए है। अगर अल्पांश के लिए नहीं होता तो ओनली आपका B हो जाता। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है B धारा I के तथा अल्पांश की जो लंबाई है डेल L के तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपका व्युत्क्रमानुपाती किसके है, r के वर्ग के। तो इसलिए r जो है बटे में है क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, यहाँ पर जो आपका अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर समानुपाती लगा दिया और जो आपका व्युत्क्रमानुपाती वो बटे में चला जाएगा और समानुपाती वाली वैल्यू सभी ऊपर रहेंगी। तो I dl और यहाँ पर साइन थीटा सभी क्या है, ये समानुपाती हैं और यहाँ पर r जो है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती इसलिए बटे में है, ठीक है। जब इस चिन्ह को आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा μ0/4π, ठीक है, और बाकी का आपका वही रहेगा। इसका मात्रक आपका है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये आपका होता है दोस्तों क्या, बायो-सवार्ट नियम। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना, देखिए फैराडे के नियम। तो चलिए फैराडे के नियम भी देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये भी आते हैं। तो इसमें आपका पहला नियम है, देखिए प्रथम नियम, इसे क्या कहता है समझिएगा। तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
ठीक है, कोई परिपथ है और इससे जो गुजरने वाला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है जब परिपथ बंद होता है, और तब तक बहती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है और वो विद्युत धारा बहती रहती है या प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, ये क्या कहता है फैराडे का प्रथम नियम। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम भी देख लीजिए। तो फैराडे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग ले लिए। इसके बाद देखिए दूसरा, तो एक बार और पढ़ सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो देखिए जो दूसरा नियम है ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि डेल्टा टी जो है समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर यहाँ पर यानी ई बराबर, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है क्या है, ई है, तो ई बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है आपका इसका एक सूत्र। यहाँ पर आपका डेल्टा टी जो है क्या है, समय में चिन्ह दर्शा रहा है यानी कि समय अंतराल है। ठीक है, टाइम परिवर्तन, या इसी को यहाँ पर कुंडली है, अगर फेरों की संख्या आप लोग n मान लेते हैं तो यहाँ पर E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यह यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है ये क्या कह रहा है, देखिए तो ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के विरोध करता है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर जो है एक प्रकार से संकेत है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग दूसरा मतलब दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपकी तैयारी होती रहे और कम समय में आपको तैयारी करना है, इसलिए मैं जो है आपके लिए ये लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि अगर एक एक वीडियो बताऊँगा तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप कहाँ ढूंढते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, भैया बोलते हैं आप लोग वीडियो नहीं आ रही हैं, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अब आपको लॉन्ग वीडियो ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर आप एक एक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग यानी कि तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है और यह एक नियतांक है, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, तो यहाँ पर साइन I अपान साइन R बराबर N। ठीक है, या N बराबर साइन I अपान साइन R, इसे ही बोलते हैं भैया स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये आपका स्नेल का नियम है। और बाकी यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के भी कुछ नियम है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लगे हाथ कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, तो प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों का पालन करता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा स्नेल का दूसरा नियम जो होता है स्नेल का जो नियम है ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल का नियम आप याद कर लिए तो मतलब प्रकाश के अपवर्तन का जो है दूसरा नियम आपको याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए या इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, माने कि जैसे कि यहाँ पर कोई दो माध्यम आप ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर कोई दो माध्यम ले लीजिए, जैसे आपका एक सघन माध्यम हो गया, ठीक है, एक सघन माध्यम हो गया और एक आपका विरल माध्यम हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब यहाँ पर भैया ये क्या आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है और इनका जो पृथककारी तल है यानी कि दोनों को अलग करने वाला ये तल है। ठीक है, दोनों के बीच में ये रेखा जो है ये दोनों को अलग करती है, इसे बोलेंगे पृथककारी तल। तो कहना है कि इसका जो पृथककारी तल है अपने मार्ग से इस रेखा को जो है प्रकाश को विचलित कर देता है। अब यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये क्या करेगा, इसको विचलित कर देगा, किसी भी दिशा में विचलित कर देगा। ऐसा नहीं कि इस रेखा से आ रहा है तो इस सीधी रेखा में निकल जाएगा, नहीं, यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से आ रहा है तो हो सकता है प्रकाश को दूसरे माध्यम में इधर की तरफ कर दे या दूसरी तरफ कर दे, मतलब विचलित कर देगा, कहीं भी इधर उधर उसको फैला देगा, इसे बोलते हैं विचलित करना। ठीक है, तो ये आपके देखिए मैंने सारे नियम आपको बता दिए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे भैया। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल जो है आपको बताने वाला हूँ, तो बस आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा।
आपको यहाँ पर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग अभी काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे, आप लोग छोड़ कर मत जाइएगा। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा और इसके अलावा आपको 50 टॉपिक बताने वाला हूँ। जी हाँ, 50 टॉपिक आपको बताऊँगा जो कि पूरी फिजिक्स से होंगे और उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, बाकी वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना। चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बाकी यहाँ पर आपको बने रहना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना है? 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। तो 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो। ठीक है, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स हो। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छे तरीके से सोल्यूशन आपको देखना है, कैसे करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भैया न्यूमेरिकल पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। फिजिक्स में सबसे बड़ी बात यहाँ पर न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आज से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अब न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले समझिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर लंबाई, जो चालक है या तार है उसकी लंबाई दी गई है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यल बराबर आपका दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी होती है उसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है, और मैंने आपको बताया भी है कई बार। तो देखिए इसको जब आप लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 0.20 मीटर, या आप कर सकते हैं 20 में 10⁻⁻² का गुणा तो भी उतना आएगा, या आप इतना लिख देंगे तब भी आपका सही है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या दिया गया है आपका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो यानी कि दोस्तों ए का मान कितना है हमारे पास? हमारे पास ए का मान है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि हमें इसे मीटर में चेंज करना है, और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये भी वैल्यू किस में हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 1 × 10⁻, यहाँ पर आपको देखिए मीटर में चेंज करने के लिए -2 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए ये हो जाएगा -4 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया। अब आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 4 वोल्ट की कह रहा बैटरी जुड़ी है, तो यानी कि जो विभव है बैटरी का ये कितना है? V बराबर कितना है? 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट आपका बैटरी का भी यहाँ पर विभवांतर है। अब आपके पास क्या है? तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी गई है। तो कितनी है आपकी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता? गतिशीलता को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। तो म्यू बराबर कितनी वैल्यू है? 4.5 × 10⁻⁻6, और क्या है? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये भी होता है इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू दी गई है किसकी? गतिशीलता की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वह भी दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आपका यहाँ पर कितना होगा? n बराबर इससे डिनोट करेंगे, तो n का मान कितना है? 8.5 × 10⁻28। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दिया गया है मीटर क्यूब में, ये भी है। और अब एक चीज़ और आपको जरूरत पड़ेगी, वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखिए आपको पता है, ये तो हम अपने से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻, कितना? -19 कूलाम। ये होता है आपका आवेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग बने रहेगा। इतनी सारी वैल्यू हमने क्या किया? इस क्वेश्चन से निकाल ली। अब चलिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको? तो कह रहा है कि तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान। तो हमें इसमें धारा का भैया क्या निकालना है? मान निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं धारा का मान। तो आपने पढ़ा है क्या? धारा घनत्व अनुगमन वेग निकालने के जब फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा था क्या? I बराबर क्या होता है? NEA
वी डी, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपका वी डी जो कि यहाँ पर क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो अब आपको एक और फार्मूला पता है क्या, अनुगमन वेग जो होता है यहाँ पर वी डी बराबर ये आपका होता है यहाँ पर म्यू और वी अपॉन यल, ये होता है इसका एक फार्मूला। तो इसकी जगह पर आपको ये वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई बराबर आपका बन जाएगा एन ई ए, और वी डी की जगह पर आप इसको रखेंगे तो म्यू यहाँ पर हो जाएगा वी अपॉन यल, इतना वैल्यू बनेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो आई बराबर निकालना है तो आई कर देंगे इक्वल टू एन का मान कितना है, एन का मान 8.5 गुणे 10 घाते 28 है। तो रखेंगे इस वैल्यू को 8.5 गुणे 10 के घाते कितना 28 गुणे ई का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपके सामने दिया गया है, तो ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 के घाते कितना 19, ठीक है, -19। तो ये रख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर म्यू, तो म्यू का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर म्यू का मान आपके पास है 4.5 गुणे 10 घाते -6, ठीक है। तो इसको भी चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो अब यहाँ पर रख देते हैं 4.5 गुणे 10 घाते कितना, यहाँ पर -6। इसके बाद क्या बचा V, तो V को हमें पता है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग 4 का गुणा करा देंगे, ठीक है। 4 का हम लोग क्या कर दिए, गुणा करा दिए। इतना करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, ए है, ए का मान हमारे पास भी, एरिया भी हमारे पास दिया गया था, तो अब हम लोग यहाँ पर ए का भी गुणा इसी में कराएंगे। तो अब हमारे पास जगह नहीं, तो हम लोग इसको यहाँ पर नीचे करा देते हैं। ए का मान हमारे पास है 1 गुणे 10 घाते कितना -4, ये ऊपर वाला पूरा वैल्यू रख दिए। बटे में आपका यहाँ पर क्या है, बटे में एल है, एल का मान हमारे पास दिया गया था 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर, तो बटे में हम लोग यहाँ क्या करेंगे 0.20 लिख देंगे। अब इतना पूरा वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आप जब आई बराबर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 244.8, जब गुणा करने में जितनी भी संख्याएं हैं, और जो आपका घातांक है जब आप इनको प्लस माइनस का जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10⁻⁻1 बचेगा, और बटे में क्या है 0.20 है। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 122.4 एम्पियर, और ये धारा का मान है, एम्पियर आपका मात्रक हो गया। तो ये भैया फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस के पहले जोड़ देंगे, माइनस की जितनी वैल्यू है घात वाली, और आपका प्लस वाला फिर इससे घटा देंगे पूरी वैल्यू से, ठीक है। तो माइनस का ही आपका बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 या दूसरा न्यूमेरिकल, क्योंकि 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, पांचों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 घाते 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्या निकालना है आपको, रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालनी है आपको। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दी गई है, फिर इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर क्या 0.3 टेस्ला। अब हमें मात्रक देखकर कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। टेस्ला मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर बी का मान क्या दिया गया है 0.3 टेस्ला, ये क्या है भैया चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसकी बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 घाते 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये क्या है वेग है या कह सकते हैं चाल है। तो यहाँ पर हमारा इसका v का मान, v मतलब वेग, यहाँ पर वोल्टेज मत आप समझिएगा कितना है, ये आपका दिया गया है 4 गुणे 10 घाते 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये है आपकी जो है 40 की। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की है ना, इसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर थीटा का मान दिया गया, थीटा मतलब चुंबकीय यहाँ पर कोण, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा मतलब 60 अंश दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, इसका सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या निकालनी है। चलिए यहाँ पर हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, तो आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सूत्र जो लगेगा वो आपका यहाँ पर सूत्र को समझिएगा। सूत्र आपका होता है आर बराबर एम वी
अपॉन बी क्यू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, साइन थीटा। ये दोस्तों सूत्र होता है। ठीक है, आप इस फार्मूले में सारी वैल्यू को आपको रख देना है, आर का मान आपका निकल आएगा। यम भी, यम का मान आपके पास यहाँ पर क्या है, यम का मान नहीं दिया गया, लेकिन द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है यहाँ पर, ये भी आपको देखिए जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पेपर के पीछे दिया रहेगा ये वैल्यू। ठीक है, यम का तो यह तो आपको याद भी होगा, याद कर लेना है। तो देखिए ये होता है 9 × 10 घाते यहाँ पर -31। ठीक है, ये होता है यम का वैल्यू। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, v का मान आपके पास दिया गया है यहाँ पर, ये तो v का मान चलिए रखते हैं 4 × कितना है, 4 × 10⁵ इसके बाद नीचे आप आइए, v का मान कितना है 0.3 टेस्ला। इसके बाद q यानी आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
क्या है 60 अंश है, तो साइन 60। अब इतना वैल्यू हमने क्या किया, इसको रख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली बात तो 9 गुणे 4 करेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुणे 4 यानी कि 36। और यहाँ पर इसका घात और घात का अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, पहले इतना करने के बाद 10 की घात क्या है 31 है, -31 है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का वैल्यू नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे घात वाला फिर से, तो यहाँ पर ऊपर पहली बात तो 10 की पावर 5 है, फिर गुणे में जो 10 की पावर -19 है ये ऊपर जाएगा, तो कितना बनेगा 10 की पावर -19 है, तो ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। तो देखिए √3/2 होगा, ये बटे का 2 ऊपर आपका जाएगा और नीचे आपका √3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और गुणे में क्या है आपका 1.6 गुणे 0.3, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 0.48 बनेगा ये, ठीक है। इतना वैल्यू हमारा एक बार सॉल्व करने में आया। अब फिर से आप करेंगे r बराबर, तो जब देखिए 36 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 72 होगा। और यहाँ पर 19 और 5 9 5 14 24 बनेगा। और 24 से आप लोग 31 जब घटाएंगे, ये माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 7 बच जाएगा। बटे में आपका इसका जो है, और यहाँ पर √3 का वैल्यू आप अलग से रखेंगे, तो देखिए 0.48 गुणे √3 का मान कितना होता है 1.732, ये √3 का मान है। तो r बराबर, अब जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 गुणे 10 की घाते -7, और नीचे के दोनों का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.831, ठीक है। ये वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर r का जो मान यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे आप लोग, तो ये आएगा 86.64 गुणे 10 घाते कितना -7 है, और यहाँ पर इसका रेडियस है इसलिए इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भैया हमारा रहा इस न्यूमेरिकल का फुल सॉल्यूशन, और हमारी इसकी त्रिज्या निकल के आ चुके हैं यहाँ पर 86.64 गुणे 10 घाते -7 मीटर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास नंबर 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 200 वोल्ट के विभव पर, ठीक है, जो यहाँ पर विभव का मान है आपको शुरू में ही बता दिया गया है, कितना है 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालना है आपको यहाँ पर आवेश यानी Q का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 विभव दिए गए हैं। एक तो आपका 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी दूसरे बिंदु का जो आपका यहाँ पर विभव है वो आपका 250 वोल्ट है। तो हम लोग पहले के लिए मानेंगे V1, ठीक है, क्या मान लेंगे V1। तो V1 का मान आपके पास है यहाँ पर कितना 200 वोल्ट। उसके बाद आपके पास दिया गया है V2 का मान आपके पास कितना है 250 वोल्ट। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा है 10 जूल की, तो यहाँ पर आपके पास डेल U यानी कि इसे बोलेंगे आप लोग गतिज ऊर्जा, ये कितनी है 10 जूल की ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है, ये दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, Q का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपका जो सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाएंगे सबसे पहले और आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। सूत्र आपका होता है डेल U इक्वल टू यहाँ पर 1/2 और Q इंटू
यहाँ पर होता है डेल वी। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया डेल वी तो हमारे पास नहीं दिया गया है, तो ये आखिरकार क्या होगा। तो देखिए डेल वी जो है ये आपका विभव में चेंज होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका V1 से V2 में जो चेंज आ रहा है, दोनों के बीच का फर्क कितना है। तो इसको अगर आप डेल वी का मान निकालना चाहते हैं तो V2 माइनस V1 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जब डेल वी करेंगे तो 250 माइनस 200 करेंगे तो यहाँ पर डेल वी का मान आपके पास 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। अब चलिए इसको रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल यू इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर Q का मान तो हमें निकालना है, तो Q गुणे कर देंगे यहाँ पर 50। ठीक है, अब देखिए Q का मान जब आपको निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेल यू का मान आपके पास कितना है 10 जूल है, तो इसको करके आप लोग यहाँ पर 10 डायरेक्ट रख देंगे और जो 2 है ये इसके गुणे में आएगा तो यानी कि 10 गुणे 2 हो जाएगा और जो 50 ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो यानी कि 50 आपका इसके बट्टे में आ गया। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर Q बच गया। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका Q का मान हो जाएगा। तो 10 गुणे 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हुआ। अब इसके बट्टे में क्या है आपका 50 है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे 2/5 आएगा। तो Q का मान आपके पास कितना आया 2/5। तो अब देखिए Q का मान आपका 2/5 आया है, इसको आप 5 के जब 2 में भाग कराएंगे तो ये आपका 0.4 आएगा यानी कि 0.4 और 0.4 क्या है आपका आवेश है। आवेश का मात्रक लिख देंगे कूलाम। तो यानी कि हमारे पास जो इसका आवेश आ गया कण का वो कितना आया है, ये आया है आपके पास 0.4 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कितना है, V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज में वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। अब हमें इसमें सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान और साथ ही निकालनी है आवृत्ति। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है उसको लिखेंगे। तो देखिए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है ये होता है हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये किस चैप्टर से है आपका, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। ठीक है, साइन ओमेगा टी ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। और इसको हम लोग इस समीकरण से यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये आपका समीकरण आपके सामने यहाँ पर कितना दिया गया, तो ये दिया गया है V बराबर 300√2 और साइन और 500 यहाँ पर क्या है पाई टी, इतना है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए V0 की वैल्यू कितनी है 300√2। तो यहाँ पर आपका V0 का मान कितना है 300√2। इसके अलावा ओमेगा का वैल्यू है 500 पाई। ठीक है, टी से टी का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा कितना है आपके पास, ये है आपके पास 500 पाई। तो 2 वैल्यू हमने इससे निकाला इस समीकरण का कंपेरिजन करके। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, तो वोल्टेज का आपको निकालना है वर्गमाध्य मूल मान। तो हमें पता है कि जो वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान होता है यानी कि RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये होता है V0/√2। ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले में अब अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान निकल आएगा। तो देखिए निकालते हैं, VRMS इक्वल टू V0 का वैल्यू कितना है 300√2। ठीक है, और बटे में √2 रखेंगे तो ये फार्मूले का √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, 300 आपका बचेगा। तो VRMS कितना आ गया आपके पास 300 वोल्ट आ गया। अब ये क्या है आपका, ये है आपके पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान कितना 300 वोल्ट। अब क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति का भी फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति का फार्मूला यहाँ पर होता है दोस्तों, क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई f इक्वल टू 500, यहाँ पर दिया गया 500 पाई, ये ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो ओमेगा का मान तो हमारे पास दिया गया है। और अब ये होता है देखिए ओमेगा बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग साइड में, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, जहाँ f क्या है, f ही आपकी आवृत्ति है और f का मान ही आपको निकालना है। तो देखिए जब f का मान आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 500 पाई और 2 पाई आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, इतना। तो 2 पाई से आपका देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से आपका 500 कैंसिल, तो यहाँ पर f का मान कितना आएगा, f का मान आ जाएगा
250 और देखिए 250 क्या निकल के आया, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है, या इसे आप शॉर्ट में HZ भी लिख सकते हैं। तो 250 हर्ट्ज की आवृत्ति आ गई और 300 वोल्ट का विभव आ गया। ये क्या है आपका, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमूल मान। अगर धारा के लिए बोलता है यहाँ पर, तो धारा के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, जहां I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, और V0 क्या है, ये वोल्टेज का शिखर मान है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम लोग आएंगे अपने 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा कि 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर यानी 5.0 या कह सकते हैं 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या है, रखे गए हैं या स्थित हैं। तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है इसमें, F यानी कि बल का मान निकालना है। तो चलिए पहले इसको मैं एक आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे पास कह रहा है कि 2 लंबे सीधे तार हैं, 2 लंबे इस प्रकार से क्या हैं, सीधे तार हैं, ठीक है, जिनमें 5 एम्पियर की धारा दोनों में प्रवाहित हो रही है। मतलब इस वाले तार में भी कितनी है, 5 एम्पियर की धारा है, और इस वाले तार में भी कितनी है, 5 एम्पियर की धारा है, ठीक है, 5 एम्पियर की, और एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, दोनों बराबर दूरी पर रखे गए हैं, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ये गैप, जो दोनों के बीच का गैप है, ये गैप हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है जो है आपको इसमें बल का मान निकालना है। और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इसका पूरा लंबाई है एक तार का, यानी कि दोनों का बराबर है ना, इसलिए इसका क्या है जो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको लगने वाला बल निकालना है। तो चलिए इसका पहले सूत्र लिख लीजिए। सूत्र आपका होता है यहाँ पर F/L इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर आपका होता है I1 इंटू I2 अपॉन R। देखिए I1 I2 मतलब पहले तार के लिए आपका I1 धारा हो जाएगी और दूसरे तार के लिए I2 धारा हो जाएगी, ठीक है। और R आप जानते हैं दोनों के बीच की दूरी। तो अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर L का मान है, देखिए L का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर पर निकालना है आपको, तो L हो गया। इसके अलावा R का मान आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसको हमें क्या करना होगा, पहले मीटर में चेंज करना होगा। तो जब हमें मीटर में चेंज करना तो क्या कर देंगे, 10 की घात -2 का गुणा करा देंगे, तो ये हमारा मीटर में हो गया। इसके अलावा I1 I2 का भी मान दिया गया है। I1 और I2 दोनों क्या हैं, दोनों भैया यहाँ पर कितने हैं, आपके पास हैं 5 एम्पियर की, ठीक है। तो हमारे पास I1 का मान बराबर I2 का मान कितना है, 5 एम्पियर है। इसके अलावा ये 10 सेंटीमीटर लंबाई थी, तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना है। तो L का मान आपके पास 10 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर, इस प्रकार से। अब इस वाले फार्मूले में ये सारी वैल्यू को रखते हैं। चलिए तो देखिए F बराबर निकालना है हमें, तो F बराबर L का क्या होगा, L आपका गुणे में चला जाएगा। F बराबर μ0 अपान यहाँ पर क्या है 2 पाई है। तो इसको क्या कर देंगे आप लोग, इसको आप जानते हैं कि जो μ0 अपान 2 पाई है, इसकी वैल्यू आपको रखना है यहाँ पर 4 पाई के बराबर। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, μ0 अपान 4 पाई का जो मान होता है ये कितना होता है, 10 के पावर क्या होता है -7 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 पाई है, तो हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका कितना लिखा है, ये वैल्यू आपकी इतनी ही तो है। आप इसमें 2 का गुणा करा दिए एक्स्ट्रा में, तो 2 से 2 आप कैंसिल करके तो आपका यही तो बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये वैल्यू हो गया, और इसमें आप 2 का भी इधर भी गुणा करा देंगे, ठीक है। तो जो इसकी जगह पर आपको वैल्यू रखनी है, ये वाली रख देनी है। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 10 की घाते -7, ठीक है, और गुणे I1 I2 मतलब कि 5 गुणे 5 जो कि धाराओं के मान है, 5 गुणे 5, और गुणे आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें
देखते जाइएगा, थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा सा जल्दीबाजी कर देंगे तो आपको क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पर यल जो है, यल को ऊपर ले गए थे तो यल का मान भी यहाँ पर रखेंगे 10⁻⁻1, और बटे में क्या वैल्यू है, बटे में आपका आर है। आर का मान कितना है आपके पास यहाँ पर 2.5 गुणे 10⁻⁻2, तो 2.5 गुणे 10 कितना है, -2 है। तो अब देखिए यफ बराबर कितना आपके पास आएगा, 5 गुणे 5 यानी 25, 25 गुणे 2 यानी कि 50, तो ये 50 हुआ आपके पास। यहाँ पर 10⁻⁻1 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, इतना वैल्यू हुआ। अब 10⁻⁻2 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2, और बटे में कितना है 2.5 है, ठीक है, इतना हुआ। यफ बराबर, अब देखिए 2.5 का 50 जो है, इससे जब आप लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे भाग। देखिए भाग भी आप करा सकते हैं या आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर 25, या आप लोग इसको 25 भी बना सकते हैं, ऊपर आप लोग 10 का गुणा करा देंगे और इसमें भी, है ना। तो आप इसको देखिए कई तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन का जो है मतलब तरीका होता है, बाकी आंसर आपका एक ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आंसर आपका अलग अलग आ सकता है, ठीक है, आंसर आपका वही आने वाला है। तो देखिए इसमें जब आप लोग कराएंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या है 10⁻2 हो गया प्लस का। अब इसमें आप करा सकते हैं 50 गुणे 10 क्या है, यहाँ पर -8 है और +2 है, तो इससे आपका -6 एक बार में बचेगा। अब यहाँ पर क्या है 2.5 ये अलग से है, ठीक है, तो 2.5 आपका फिर से बच गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप लोग इसमें करा देंगे भाग, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2.5 है, ठीक है, तो 2.5 यानी कि 25 दूना 50, और इसमें आपका 0 और यानी कि 20, और इसमें आपका 10 कितना है -6 है। तो इसमें आप अभी देखिए इसको एक बार और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका दशमलव फिर से यहाँ पर हटाएंगे तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये -6 जो है ये -5 हो जाएगा, ठीक है, -6 -5 हो जाएगा। और ये है तो यानी कि इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अभी टोटल 50 टॉपिक बताऊंगा जो कि पूरी किताब से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए उन 50 टॉपिक को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ चैप्टर वाइज 50 दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग क्या देखेंगे, 50 ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि पूरी किताब से चैप्टर वाइज होंगे, और इसमें आपके डेरिवेशन भी होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स पर वीडियो लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, वो सारे क्वेश्चन होंगे। और इसको इन टॉपिक को देखने के बाद आपको मैं बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न भी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को यार छोड़कर मत जाइएगा, और यार अभी तक लाइक नहीं किए तो मैंने कहा 1000 लाइक टारगेट है, तो आप उसे पूरा करवाइए प्लीज जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री जल्दी ही मिलने वाली है इसी प्रकार से महा मैराथन क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर मात्र इतना पढ़ लेना है, जो आपको बताऊंगा आपको 100 नंबर दिलाने का मैंने ठेका ले रखा है, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ये परिभाषा है, ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। इसके बाद है दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपका डेरिवेशन है। इसके बाद आपका है नंबर 3 स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालिए। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से इतने आपके टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आपको यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है विलगित गोलीय चालक की धारिता, सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको कॉपी या क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ जाना है और उसमें आपको टिक करते जाना है, ठीक है। और बिल्कुल यार आपको अच्छे तरीके से शिद्दत से तैयारी करनी है। आप लोग फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा वो समझते हैं कि काफ़ी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, बस तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है।
इसके बाद है वैद्युत विभव को समझाइए। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। इसमें आपका किरचॉफ के नियम, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, किरचॉफ के नियम अभी जस्ट आपको मैं कराया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका 8वां टॉपिक हो चुका, 9वां टॉपिक है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, अभी आपको मैं कराऊंगा ये, ठीक है। इसके बाद 10वां है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका चौथा चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से आपको तैयार करना है लॉरेंज बल को समझाइए। लॉरेंज बल क्या होता है। अगला है आपका बायो-सैवर्ट नियम, जो कि मैंने आपको करा ही दिया है। नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र निकालिए, ठीक है। अगला है आपका एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालिए। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य से आपको तैयार करना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। अगला है स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं। 6वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको तैयार करना है 17 नंबर टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, जो कि मैंने आपको कराए हैं। फैराडे के 2 नियम, ठीक है, उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 18 नंबर टॉपिक है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18 टॉपिक आपके हो गए। इसके बाद 19 नंबर टॉपिक है लेंज का नियम, ये भी मैं भी आपको कराया हूं। इसके बाद 20 नंबर टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इससे न्यूमेरिकल आएगा या इसका एक डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको करा दूंगा। न्यूमेरिकल अभी आपको मैं करा ही चुका हूं, ठीक है। वोल्टेज से संबंधित मैंने कराया है, ये आपका धारा से रिलेटेड, ठीक है। तो फार्मूले वही रहते, भी की जगह पर आई हो जाता है। इसके बाद 21 नंबर है ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य सिद्धांत चित्र सहित। देखिए आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है क्लास 12th ट्रांसफार्मर और उसके सामने आप लोग डाल दीजिएगा टॉपर गैलेक्सी। बस इतना आप डालेंगे कि आपको चैनल का वीडियो आ जाएगा, जो कि मैंने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो कवर किया है, वो आपके सामने आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर का डेरिवेशन आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से 3 टॉपिक, ठीक है। इसके बाद 8वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे आपको तैयार करना विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, एक्स किरणों के 2 प्रमुख उपयोग, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 25 नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। 26 नंबर है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये 26 नंबर टॉपिक आपका हो चुका है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर से देखिए कितने टॉपिक आपको तैयार करना है, ये आपका सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको तैयार करना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसके बाद है 30 नंबर क्रांति कोण प्रकाश का परावर्तन, ये आपको बताना है क्रांति कोण क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट आपका है 10 नंबर चैप्टर, जो कि है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी से देखिए आपको तैयार करना है 31 नंबर टॉपिक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। ये दोस्तों काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बात आपका प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या करने के लिए आ सकता है, या तो आपका प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आ सकता है, जो कि आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर बताइए। 33 नंबर है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। 34 नंबर है संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अगला है 35 नंबर ब्रूस्टर का नियम लिखिए, ठीक है। तो 35 टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें आपका 36 नंबर है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अगला है दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। 39 नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण समझाइए। अगला है कार्यफलन क्या है। और चैप्टर नंबर 12 जो कि है परमाणु, ठीक है। परमाणु और नाभिक दोनों एक में ही है, लेकिन अलग अलग टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। परमाणु चैप्टर से आपको तैयार करना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कल्पना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, उसी से रिलेटेड है।
अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए श्रेणियां। इसमें आपका लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रेकर श्रेणी, फुंड श्रेणी ये सभी आती हैं, ठीक है, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। इसके बाद नाभिक चैप्टर, नाभिक से आपको तैयार करना है दोस्तों। यहाँ पर 44 नंबर टॉपिक नाभिकीय संलयन क्या है, ठीक है। 45 नंबर है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए, जो कि मैंने आपको बताया AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की क्या बताना है दोस्तों, परिभाषा बतानी है आपको, ये हो गया। इसके बाद 46 नंबर है समस्थानिक तथा समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक, इसमें आपकी ये 3 छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से परिभाषा देने। देखिए समस्थानिक आप जानते हैं, समभारिक भी जानते हैं, समन्यूट्रॉनिक थोड़ा सा आपका ये अलग आया है, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 13 नंबर चैप्टर हो चुका है। आपका लास्ट चैप्टर है यहाँ पर देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, ठीक है। इसमें आपका आता है ट्रांजिस्टर। इसमें पहली बात आपको N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, इसमें आपको अच्छे तरीके से जो है तैयार करना है, ठीक है। आपको विभव प्राचीर, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन कोटर क्या होते हैं, ये आपको गेट भी आते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो कि आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, क्योंकि गेट से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आपका जो टॉपिक, मेन टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, वो है आपका 47 और 48 नंबर। ये आपका पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। इसके बाद है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। 2 में से एक क्वेश्चन 200% की गारंटी है कि बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक समझाइए, यानी कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और 50 नंबर टॉपिक यानी कि आपकी किताब में सबसे लास्ट टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर दीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने 50 टॉपिक आपको बता दिए हैं जो कि आपकी पूरी किताब से हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। यहाँ पर मैं टोटल आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पूरी किताब से आपके होने वाले हैं इसी प्रकार से, और उनका आपको मैं सोल्यूशन भी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है। ये 35 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है पेपर में, ये शुरू में जो कि 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और 2024 में आप लोग जो 70 नंबर है इसमें 65+ स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी। बस आप लोग लास्ट तक साथ दीजिएगा, बने रहिएगा, बिल्कुल आपका अच्छा मार्क्स अचीव होगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। वैसे मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है नहीं देख पाए हैं, तो उनको वीडियो बार बार न देखना पड़े, या आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो मैं आपको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं वही बार बार आपको बुक में देखिए क्वेश्चन तो चेंज होंगे नहीं, क्वेश्चन तो वही रहने हैं, ठीक है। बस क्या होता है वैल्यू थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल की वो चेंज हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो देखिए इसमें आपका विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्टमीटर होता है, इसलिए आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए 8 कूलाम आवेश में यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 10⁻19। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर तो आप निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो देखिए क्या करेंगे, जैसे 8 कूलाम में आपको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, आपको भाग करा देना है 1.6 × 10⁻−19 का। जब आप इतना कराएंगे तो यहाँ पर आपका 1.6 से जब 8 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, और ये जो बटे का 10⁻9 है 19 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 ये आपका प्लस का 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपका सेकेंड जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, चांदी का परावैद्युतांक के होता है, तो इसमें आपका भाई साहब यहाँ हो जाएगा के का वैल्यू इनफाइनाइट, अनंत होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से संधारित्र का मात्रक, यानी कि धारिता का आपका क्या मात्रक होता है।
तो धारिता का मात्रक इसमें कूलाम प्रति वोल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए नया प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता, अगर 100 हो जाता, कह देता कि 100 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर क्या करते हैं, उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, तो नया प्रतिरोध हो जाएगा 400 ओम। तो इसलिए यहाँ पर 50 है तो इसका आपका 4 गुना यानी कि 200 ओम, जो कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू होती है ये प्रकाश की चाल c के बराबर होती है, और c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर जो इसका मात्रक हो जाएगा वो आपका होगा मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम मैंने जब पढ़ाया है आपको तो बताया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो हेनरी यानी देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और हेनरी के जो बराबर होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा ओम सेकेंड, यानी कि पहला विकल्प। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों, यानी कि फर्स्ट व सेकंड दोनों, या कोई नहीं। तो आपको पता है कि अनुप्रस्थ होती है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि फर्स्ट नंबर है, अनुप्रस्थ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो न्यूनतम आवृत्ति यहाँ पर कौन सी होती है, न्यूनतम आवृत्ति इनमें से परावैगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, तो इसमें होता है माइक्रो तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर रहा है न्यूनतम आवृत्ति की तो हो जाएगा क्या, माइक्रो तरंगे। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति। अब यहाँ पर न्यूनतम है और यहाँ पर क्या है, अधिक। ठीक है, न्यूनतम मतलब सबसे कम या अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा, तो इसमें हो जाएगा गामा किरणें या गामा तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका आता है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि नहीं चेंज होती या नहीं परिवर्तित होती, तो वो होती है तरंग की आवृत्ति। ठीक है, तो तरंग की आवृत्ति नहीं चेंज होगी, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो ये भैया होता है 90 डिग्री का, कितना, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी। तो देखिए संयुक्त लेंस की शक्ति आपको इनका दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 2 डायोप्टर ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करके देता है तो भी आप लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जब कहेगा संयुक्त करने के लिए, मतलब जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए 17 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध कितना होता है। तो देखिए मैंने इसका फुल डेरिवेशन आपको कराया है और आपने क्लास 10th में इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, या कह सकते हैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका f बराबर r/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर होता है लाल रंग का। ठीक है,
19 नंबर, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है उसको बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण। ठीक है। अगला है यहाँ पर ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध, तो ये होता है tan P = cosec C। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके बाद आते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो ये होती है आवेश पर, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, ये शून्य होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा, तो ये होती है hc/लैम्डा। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? hc/लैम्डा, यानी कि सेकंड विकल्प। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा? कौन सा होगा इसमें? तो ये होता है परावैंगनी प्रकाश। ठीक है। परावैंगनी प्रकाश होता है। इसके बाद निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, तो न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग वाला कण कौन होगा? तो यहाँ पर हो जाता है अल्फा कण। ठीक है। प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर अल्फा कण हो जाएगा आपका। ठीक है। 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, सारे देखिए पूरे चैप्टर से मैंने लिए हैं, जितने भी चैप्टर आपको मैंने बताया था यहाँ पर, इन सारे के सारे चैप्टर से पूरी किताब से लिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है 95+ का, और 95+ मेहनत करने पड़ाएंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि आपसे कोई बोल दे कि फिजिक्स में पास होने का तरीका बिना पढ़े आप लोग 95 नंबर ले आए, ऐसा कुछ भी देखिए नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर, अभी आपके पास टाइम भी है और हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत से लाएंगे। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में सभी विषयों पर एकदम कोहराम मचा देंगे। ठीक है। बस आपको मेरे साथ बने रहना, और लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है, ये होता है h/2π। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 28 नंबर है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रेरित होते हैं? तो ये कूलाम बल के कारण होते हैं, तो अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा, तो आपको पता है 931 MeV मेगावाट। ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये होता है एक AMU का मान। 30 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो ये होती है 0। ठीक है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद 31 नंबर, कण को जो यहाँ पर कह रहा है कि कण जो 92 U238, ठीक है, ये यूरेनियम के नाभिक में नहीं उपस्थित है, तो यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 0 केल्विन, देखिए ओके जैसे लिखा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये क्या मतलब क्या है? केल्विन। तो 0 केल्विन ताप पर, केल्विन आपका क्या है? ताप का मात्रक होता है। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद देखिए एक N टाइप अर्धचालक होता है, धन आवेशित होता है, तो ठीक है, यहाँ पर आपका धन आवेशित क्या होगा? बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, तो ये होता है भैया एल्यूमिनियम। क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, PN संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही आपके कोटर होते हैं। ठीक है। तो PN संधि डायोड की अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते, ना ही कोटर पाए जाते। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए? 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। इन 35 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जो पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अब चलिए मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखा देता हूँ, जो कि 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर है, और इसके आपके कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। 1 2 कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 2 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। इस पेपर का मैं सोल्यूशन बहुत ही जल्द कॉपी पर लाने वाला हूँ। ठीक है। तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको जाता क्या है, बाकी चीज़ें आपको ऐसे
ऐसी मिल जाएंगी यहाँ पर जो कि आपको बड़े बड़े चैनलों पर नहीं मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है यार, ठीक है आपसे, ठीक है। तो ये गा नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके बाद घा हो गया, गा हो गया, फिर यहाँ पर चा हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 6 जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद खंड बाय स्टार्ट होगा जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको 1 2 3 4 और 5 6 क्वेश्चन फिर से आपको एक एक नंबर के यहाँ पर मिलेंगे थ्योरी वाले खंड बा में। इसके बाद खंड सा स्टार्ट होगा, खंड सा में आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत। तो ये टोटल आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए 2 नंबर के, और इधर आपके 4 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले आएंगे जो कि खंड सा के अंतर्गत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है देखिए खंड दा। तो खंड दा में देखिए इस प्रकार से आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 नंबर के होंगे। इसमें आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे 3 नंबर वाले, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखिए 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें आपका का नंबर, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका मैं सलूशन दूंगा आपको, बाकी आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ कि 2024 में कैसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। खा नंबर हो गया, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग फिर वहाँ पर पेपर नहीं कर पाएंगे और समझेंगे कि यार जब आप लोग देखिए अभी थ्योरी पढ़कर चले जाएंगे, आपको जो बोल देते हैं कि ये पढ़ लो ऐसा पढ़ लो, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे देखिए फिजिक्स में ऐसा नंबर आने वाले नहीं है, आप लोग अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर के ये क्वेश्चन है आपके गा घा, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ठीक है। इसके बाद अंगा नंबर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का इधर, ठीक है। इधर आपका पेपर यहाँ पर खंडिया, इसमें आपका 6 नंबर में आपको यहाँ पर अथवा मिलेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका अथवा है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार का, देखिए मैंने न्यूमेरिकल अभी आपको कराया है ना, यहाँ पर इस प्रकार का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सभी में आपको अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका व्हीट स्टोन सेतु से है, देखिए ये भी 5 नंबर का है, नीचे अथवा है, फिर एक और क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बाकी पीछे आपको यहाँ पर देखिए ये आपको वैल्यू दी गई हैं, जितने भी आपको न्यूमेरिकल करने में जरूरत पड़ेगी जिन वैल्यू की, वो सारी वैल्यू आपको पीछे साइड यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा आपके पास क्वेश्चन पेपर। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितने भी समस्याएं आपको आ रही हैं सारी चीज़ें इसी प्रकार से मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी आपको बहुत ही सारी चीज़ें और बहुत ही जल्द मिलेंगी। आपके लिए मैंने बोर्ड परीक्षा की कॉपियां ले ली हैं, मंगा ली हैं कहने का मतलब, और उन कॉपी पर सारे पेपर का इसी प्रकार से सलूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल A to Z, कोई भी चीज़ नहीं बाकी रहेगी। अब मैं आपसे इससे आगे कुछ भी कह भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी बिल्कुल फ्री में, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो चीज़ें PDF के रूप में आपको देनी होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टॉपर गैलेक्सी, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है PDF के रूप में फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में, और आपको तैयारी में एकदम 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको केमिस्ट्री की इसी प्रकार से क्लास मिलेगी, तो आप लोग वेट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।